प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं B.R. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। BA पार्ट 2 हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें हमने कल चर्चा की थी रीतिकाल के नामकरण के बारे में और रीति का क्या अर्थ है इसके बारे में। आज हम चर्चा करेंगे रीतिकाल में प्रचलित काव्यधाराओं एवं रीतिकाल का जो प्रतिपाद्य हैं और इस युग की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में। रीतिकाल में प्रमुखतया 3 काव्यधाराएं प्रचलित थी, जिनके नाम हैं पहली रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरी रीति मुक्त काव्यधारा और तीसरी रीति सिद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य रचना किया करते थे। बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए। यानी इस काव्यधारा में वे कवि आते हैं जो कवि के साथ साथ आचार्य भी हैं। यानी काव्य शास्त्र के नियमों का अक्षर से पालन करना और काव्य शास्त्र के नियमों की व्याख्या करना और उन नियमों के अनुरूप उदाहरण के रूप में अपनी कविताओं को प्रस्तुत करना। इस धारा के प्रमुख उल्लेखनीय कवियों में केशव, देव, सेनापति, मतीराम, पद्माकर आदि सर्वोपरि हैं। दूसरे प्रकार के वे कवि जो रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, उनके नाम हैं ठाकुर, आलम, बोधा और घनानंद। ये वे कवि हैं जो रीति की परंपरागत परिपाटियों को न अपनाकर या उनसे न बंध कर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करते थे। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने इन रीति मुक्त कवियों की काव्य मीमांसा करना ही उचित नहीं समझा और इनको फुटकर कवियों में ही स्थान दिया है, जबकि इनकी कविता रीतिबद्ध कवियों की कविता से भी श्रेष्ठ ठहरती है। वास्तव में ये कवि नगण्य ही है और न ही उपेक्षणीय ही। इन कवियों की संख्या यद्यपि कम है, फिर भी इन्होंने इस युग का श्रेष्ठ साहित्य सृजन किया। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार रस की फुटकर रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों की शुक्ल जी ने 2 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। पहली यह कि ये कवि रस, भाव, नायक नायिकाओं व अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता सृजित करते हैं और दूसरी मार्मिकता और मनोहरता का इनकी रचनाओं में बाहुल्य है। इसका कारण ये है कि जहाँ
रीतिबद्ध कवियों ने अपनी रचना अपने आश्रयदाताओं के मन के अनुरूप की, यानी जिस राजा के आश्रय में ये लोग रहते थे उस राजा को जैसा विषय चाहिए होता था वैसी ही ये रचना लिखते थे। लेकिन रीति मुक्त जो कवि थे वे अपने अनुभूत सत्य का उद्घाटन करते थे। इन्होंने स्वयं की प्रेम की पीड़ा को उद्घाटित किया है। रीतिबद्ध कवियों की तरह किराए के आंसू नहीं बहाए हैं। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त कवियों में घनानंद जी को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। हरिओद जी ने प्रेममय उल्लास और हार्दिक अनुराग को व्यक्त करने वाले कवियों की एक लंबी सूची दी है, जिसमें उपर्युक्त कवियों का नामोल्लेख विशेष रूप से किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उपर्युक्त विशेष उल्लेखनीय कवियों में द्विजदेव का नाम और जोड़ दिया है। अन्य हिंदी समीक्षकों ने भी इस धारा के कवियों का विवेचन बड़े मनोयोग से किया है। कुछ ने तो इस धारा के कवियों का विस्तृत विवेचन भी किया है। घनानंद ठाकुर पर तो शोध कार्य भी हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा आदि सभी अपनी अपनी सूची में उपयुक्त कवियों को प्रमुखता प्रदान कर गए हैं। रीतिकाल की तीसरी प्रमुख काव्य धारा है रीति सिद्ध काव्य धारा। इसमें सिर्फ एक कवि का नाम आता है, वह है बिहारी। यानी ये वे कवि हैं जिनको काव्यशास्त्र का पूर्ण ज्ञान है, लेकिन रीति की परिपाटी का उतनी कठोरता से पालन नहीं करते हैं जितना रीतिबद्ध कवि करते हैं। उनके काव्य में रीतियाँ सामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर्षित हो गई हैं। रीति सिद्ध कवियों में जैसा कि अभी मैंने कहा मात्र बिहारी को स्थान दिया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यही मान्यता है कि इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगार। यानी रीतिकाल का जो प्रतिपाद्य विषय है वो श्रृंगार रहा है। चाहे रीतिबद्ध कवि हों, रीतिसिद्ध कवि हों, चाहे रीतिमुक्त कवि हों, सभी ने श्रृंगार को मुख्य विषय के रूप में रखा है। और ये उस युग की आवश्यकता भी थी। अब हम चर्चा करते हैं उस युग का प्रतिपाद्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर विदित होता है कि यह युग राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का युग था तथा इस युग में राजप्रासादों में विलास का बोलबाला था। सामाजिक जीवन में अंधविश्वास एवं रूढ़ियों ने घर कर लिया था। लोगों को शकुन शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिषियों की वाणी पर अटूट विश्वास था तथा बाल विवाह एवं बहुविवाह की प्रथाएं प्रचलित थी। धार्मिक दृष्टि से मंदिरों तथा मठों में निवास करने वाले पुजारियों व महंतों का जीवन दिव्य पुण्य प्रेम के स्थान पर वासना रत था। रीतिकाल के प्रतिपाद्य विषय दो थे। पहला, काव्यशास्त्र के नियमों का अनुशीलन करना
तथा दूसरा सामंती जीवन का चित्रण करना। और इसके लिए उस काल की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था उत्तरदायी थी। रीतिकाल के प्रारंभ से जब केंद्रीय सत्ता शिथिल होने लगी, केंद्रीय सत्ता यानी मुगल सत्ता, दिल्ली की राजगद्दी पर शाहजहां को कैद करके औरंगजेब बैठ गए। और औरंगजेब क्योंकि कट्टर मुस्लिम शासक था और कुरान के नियमों के अनुसार शासन चलाना चाहता था, इसलिए परंपरा से अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय से राज दरबारों में कवि और कलाकारों को जो प्रश्रय मिलता आ रहा था उसको उसने समाप्त कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जब राजाश्रय समाप्त हो गया तो वे कवि और वे कलाकार राजाश्रय प्राप्त करने के लिए वर्तमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य छोटे छोटे राजाओं के यहाँ आश्रय प्राप्त करने के लिए गए और कुछ इनमें सफल भी हुए। ये सभी कवि, उस युग के कवि, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े राजाओं के आश्रित थे और उनको ध्यान में रखकर ही काव्य रचना करते थे। इस युग के कवि का इस युग के कवि के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि किसी अच्छे राजा का आश्रय को प्राप्त करना। भूषण जैसा सौभाग्य बहुत कम कवियों को प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि देव जैसे प्रतिभाशाली कवि जीवन भर आश्रयदाताओं की तलाश में भटकते रहे। उस समय राज दरबार में आश्रय प्राप्त करने के लिए आचार्यत्व की आवश्यकता थी। अगर किसी कवि को काव्यशास्त्र के नियमों का ज्ञान नहीं है, यानी वो केवल कवि है, आचार्य नहीं है, यानी काव्य का जो सैद्धांतिक पक्ष है, शास्त्रीय पक्ष है, उसका ज्ञान नहीं है, तो आश्रय प्राप्त होने में मुश्किलें आती थी। क्योंकि उस युग में उसी कवि को प्रतिभा संपन्न माना जाता था जो कवि के साथ साथ आचार्य भी हो। इसलिए इन सभी कवियों ने काव्य रचना के साथ साथ अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन भी किया है। उसके लिए कवियों ने काव्यशास्त्र का सहारा लिया। साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि रखना उस युग के सामंतों और राजाओं की विशेषता थी और ये प्राचीन समय से चली आई थी। ये लोग स्वयं इन कलाओं का ज्ञान रखते थे, उनकी संतानों को भी इसकी शिक्षा दी जाती थी। साहित्य शास्त्र की ज़रूरत इस कार्य के लिए भी होती थी। उदाहरण के लिए केशव जी ने जो 2 शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं, कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया, इनकी रचना अपने आश्रयदाता की जो प्रिय गणिका थी उसको काव्य शिक्षा देने के लिए ही की थी। इस विवेचन के आधार पर रीतिकाल में जो साहित्य सृजन हुआ उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर हम जब नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस काल में ये मुख्य प्रवृत्तियां रही: सामंती अभिरुचि, आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, श्रृंगारिक प्रवृत्ति, नारी सौंदर्य का चित्रण, भक्ति और वैराग्य का मिश्रण, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, मुक्तक शैली का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग, ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं जो उस युग के संपूर्ण साहित्य में दिखाई देती हैं, चाहे रीतिबद्ध कवि हों, रीति सिद्ध हों, चाहे रीति मुक्त कवि हों। आज हम लोग
बस इतनी चर्चा करेंगे। कल हम आगे विस्तार से रीतिकाल की जो एकिक प्रवृत्ति है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।